बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 है हमारा और चैप्टर नंबर 1 के ऊपर ही है और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा फंक्शंस के चैप्टर के ऊपर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि लिमिट क्या चीज़ होती है, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है और उसको कैसे देखा जाता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद हम जो है ना अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ज़रा इंटरवल्स को देख लेते हैं कि ये इंटरवल्स होते क्या हैं, कैसे होंगे ना। देखो बेटा, ये रियल लाइन है। ठीक, ये आपके पास ज़ीरो होगा, राइट साइड पे आपके पास हमेशा नंबर पॉजिटिव रहेंगे और जो लेफ़्ट साइड होगी वहाँ पर हमेशा आपके पास नंबर्स क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक, एक बात, जूँ जूँ हम यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगे हमारे नंबर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, मतलब नंबर बड़ा होता जाएगा ना, लार्जर नंबर्स। ठीक है, -3 से -2 बड़ा है, -2 से -1 बड़ा है और -1 से 0 बड़ा है। ठीक हो गया। जूँ जूँ हम अपने राइट को चलेंगे तो हम बेटा इंक्रीज़ करेंगे, हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या होते जाएंगे, ग्रेटर होते जाएंगे। क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर नंबर कहता हूँ कि 1 किधर है तो आप फ़ौरन से कहेंगे सर ये 1 है। मैं कहता हूँ 4 किधर है तो आप कहेंगे सर ये 4 है। मैं कहता हूँ कि इधर -17 किधर है तो आप कहेंगे सर इस लाइन को इधर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं -17 होगा या मे बी यहाँ कहीं -17 हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब इंटरवल्स क्या होंगे ना, इंटरवल्स रियल लाइन के ऊपर ही इंटरवल्स होते हैं। सबसे जो पहला इंटरवल लिया गया ये आपके पास ओपन इंटरवल है, ये जो इस तरह लिखा गया होगा ये आपके पास ओपन इंटरवल होगा। इस इंटरवल के कुछ पॉइंट्स हैं, अपने जहन में बिठा लो कि जो इसके एंड पॉइंट्स है ना बेटा, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट कौन सा, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड वाला पॉइंट है। मतलब ये इस इंटरवल यहाँ से ए से स्टार्ट होगा और बी के ऊपर क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसका मतलब ये कि दोनों इसके एंड पॉइंट्स हो गए ना, तो जो एंड पॉइंट्स होंगे बेटा वो नॉट इंक्लूडेड होंगे, यहाँ पर जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक, अच्छा, इसकी जो इनइक्वलिटी फॉर्म होगी वो क्या होगी, देखो x जो है, सपोज करो ना x है तो क्या हो गया, x जो है वो a से बड़ा होगा और जो है वो b से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब ये कि इसमें a भी इंक्लूड नहीं है और b भी इंक्लूड नहीं है। लेट मी शो यू ओवर हेयर। ये आपके पास रियल लाइन है, सपोज करो ये आपके पास 1 है, 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, -1 -2 -3। ठीक, मैंने ओपन इंटरवल लिया, लेट से मैं इंटरवल लेता हूँ -5 से लेकर 2 तक, -5 से 2 तक, तो मुझे यहाँ पर -4 भी चाहिए होगा, सिमिलरली मुझे -5 भी चाहिए होगा और -6, चले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 4। चलो, -5 देखो तो बेटा ये -5 है। ठीक, 2 देखूँ तो ये मेरे पास 2 है। ठीक, अब ये क्या होगा कि इसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर भी होल होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, होल होगा। अब इसके बीच ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी इस इंटरवल की वैल्यूज़ है। क्लियर। अब मैंने कहा था x या -4 भी हो सकता है, x -3 भी हो सकता है, x -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 0.000 कुछ यहाँ से पॉइंट्स भी हो सकते हैं ना। ठीक हो गया। मतलब ये है कि इसमें एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होंगे। सिमिलरली ये इंटरवल है तो ये इंटरवल क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, लार्ज ब्रैकेट्स अगर है एंड पर a, b, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जो एंड पॉइंट्स है ना वो क्या है जी, इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स इंक्लूड हैं हमारे। ठीक है, इस इंटरवल की। दूसरी बात, अगर इसको मैं इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखूंगा तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। ठीक, अगर इसको मैं जब ड्रा करूंगा यहाँ पर, सपोज करो ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है, b, तो ये देखें यहाँ पर जैसे पिछले उसमें होल था, यहाँ पर होल नहीं होगा, ये क्या होंगे बेटा, ये बिल्कुल ऐसे फिल ही होंगे। ठीक है, ये सर्कल, ये क्लोज इंटरवल है। उसके बाद आ जाते हैं हाफ क्लोज्ड और हाफ ओपन। अब जरा जल्दी से बताओ, ओपन के लिए हमने ये ब्रैकेट्स यूज़ की थी और क्लोज के लिए ये यूज़ की थी। अभी उसने कहा है हाफ क्लोज्ड, इसका मतलब है कि इंटरवल यहाँ ऐसे स्टार्ट होगा और हाफ ओपन है, इसका मतलब इंटरवल एंड ऐसे हो रहा होगा। ठीक, अच्छा सर, इसका मतलब ये कि ये जो जिस तरफ से ऐसी शेप है वो पॉइंट इंक्लूडेड होगा। यस, वो पॉइंट क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। मतलब ये कि जो ए होगा वो क्या होगा, इंक्लूडेड होगा और जो बी होगा उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, वो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, इसकी इनइक्वालिटी क्या होगी, देखो इसके लिए हमने ये जो ब्रैकेट्स थी इसके लिए इनइक्वालिटी क्या ली थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे जो इस तरफ राइट साइड पे जो पैरेंथेसिस है उसके लिए हमने इनइक्वालिटी ये वाली ली थी। क्लियर। तो इसका मतलब कि a इज इंक्लूडेड एंड b इज नॉट इंक्लूडेड। अगर मैं इसको यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, सपोज करो ये a है और ये आपके पास क्या होगा, b। अब देख लें जरा, b के ऊपर क्या होगा, होल होगा, b इंक्लूड नहीं है। ठीक, उसके बाद चलते हैं, हमारे पास एक अगला इंटरवल है बेटा, वो क्या है, हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल। ठीक, अब वही बात हो गई, हाफ ओपन है तो ऐसी ब्रैकेट, क्लोज है तो ऐसी ब्रैकेट। अगर a, b है, इट्स मीन के a इज नॉट इंक्लूडेड,
सॉरी एंड बी इज इंक्लूडेड, बी को मैंने इंक्लूड किया, ठीक, ए को इंक्लूड नहीं किया, बी को इंक्लूड किया। तो अब इसको अगर मैं ग्राफ के ऊपर ड्रा करूंगा, ए के ऊपर होल होगा और बी जो है ना वो क्या होगा, फिल्ड सर्कल होगा। तो अब इसके बीच ये सारी की सारी वैल्यूज आती होंगी। क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इनके ग्राफ जरा बना लेते हैं। कहता है कि ग्राफ दी गिवन इंटरवल्स, गिवन इंटरवल्स के ग्राफ बनाते हैं। तो ये आपके पास एक लाइन आ गई बेटा। सबसे पहले देखो तो ये क्लोज इंटरवल है, ठीक, क्लोज इंटरवल है, ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि इसका ये अगर ये सपोज करो -1 पॉइंट है, तो ये क्या होगा बेटा, ये 1, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये क्या हो जाएगा 4। तो 4 भी मेरे पास इंक्लूडेड होगा यहाँ पर, क्यों, क्लोज इंटरवल है ना, ये 3, 2, 1 और 0। तो ये मेरे पास ग्राफ इसका आ गया, ठीक। अगर मैं ओपन इंटरवल को यहाँ पर ड्रा करूँ ना दूसरा, तो इसमें -1 के ऊपर ओपन होल होगा और +4 के ऊपर भी ओपन होल होगा, ठीक। तो इसके बीच का ये जो सारा वैल्यूज़ हैं, ये सारी इस इंटरवल का ग्राफ को शो कर रही हैं, ठीक। मैंने जानबूझकर ये सारी वैल्यूज़ ऐसे नहीं है कि आपको ये एग्जांपल अगर पिछले एक्सप्लेनेशन से क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाए। देखो -1 के ऊपर क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब है -1 के ऊपर होल नहीं होगा और 4 के ऊपर ओपन होल होगा। क्यों बेटा? उसने सामने आप देख सकते हैं ग्राफ यहाँ पर इस इंटरवल को कि 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो मैंने 4 को एक्सक्लूड कर दिया। और सेम अगर इसको मैं ड्रा करूँगा बेटा, तो -1 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 4 जो है वो क्या होगा, इंक्लूड होगा। आई थिंक दिस विल बी क्लियर नाउ। नाउ आपका ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर की जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, दिस इज़ अबाउट लिमिट्स, ठीक है। क्वेश्चन ही शुरू ही किससे होता है, लिमिट से। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्लियर? अब ये लिमिट होती क्या है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई ये हमारे लिए एक बेसिक है इसको सीखना, ठीक। अब चले ज़रा, एक फंक्शन लिया है मैंने x-2 ओवर x-2। आप कहेंगे सर x-2 से कैंसिल होकर मेरे पास देखें ना सर, x-2 से कैंसिल होकर 1, तो सर आप f(x) = 1 ले सकते थे। बेटा मैं ले सकता हूँ, मैंने 1 मुझे नज़र भी आ रहा है, लेकिन मैंने अगर इसको इस फॉर्म में लिया है तो इसके पीछे कोई वजह है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सपोज करो ये मैं इसका टेबल बनाता हूँ, डोमेन और रेंज वाला। यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर f(x), ठीक। मैं अगर इस फंक्शन में -2 पुट करूँगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई x जगह पर -2 और आगे -2। देखो क्या आया, -4 डिवाइडेड बाई -4 कैंसिल होकर मेरे पास क्या आ गया, 1 आया ना यहाँ पर। आगे -1 -2 डिवाइडेड बाई -1 -2 करूँगा, मेरे पास आएगा -3 डिवाइडेड बाई -3। आंसर क्या निकल कर आया, 1। सिमिलरली 0 पुट किया तो क्या हुआ, 0 -2 डिवाइडेड बाई 0 -2 इज इक्वल टू सर 1 निकल कर आ गया, यस। 1 पुट किया तो बेटा क्या हुआ, 1 -2 डिवाइडेड बाई 1 -2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -1, सर 1 आ गया। अच्छा जी, चलो 2 पुट करके देखते हैं। 2 पुट किया तो 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 -2 क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 0, 0 डिवाइडेड बाई 0। इसका मतलब है कि फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया, अनडिफाइंड है। किसके ऊपर, @2, फंक्शन 2 के ऊपर क्या है, अनडिफाइंड है। मतलब ये जो 2 है, ये जो यहाँ पर ये वाला जो 2 है, ये हमारी डोमेन में शामिल नहीं है। कहानी समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 वैल्यू है जो हमने यहाँ पर ये जो पुट की है, जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो चुका है, इसका मतलब है कि 2 हमारे पास इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। जब 2 डोमेन में शामिल नहीं है, इसका मतलब है कि फंक्शन का कोई आउटपुट नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब हमने इनपुट दिया 2 तो मेरे पास जो आउटपुट निकल कर आया वो तो मानता ही नहीं है फंक्शन इसे, ठीक। तो जब इसका मतलब ये कि जब किसी इनपुट के लिए आउटपुट नहीं है, या क्या मतलब कि आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा किसी इनपुट के लिए, इसका मतलब है वो जो पॉइंट है वो इसके इनपुट में शामिल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? चलें जी, अब इस तरह फंक्शन के ग्राफ को जरा ड्रा करूं तो देखो -2 है आपके पास, ये -2 के ऊपर भी मेरे पास आंसर कितना निकल कर आया था बेटा, 1। -2 के ऊपर भी आंसर मेरे पास 1 निकल कर आया। -1 के ऊपर भी मेरे पास आंसर क्या निकल कर आया, 1। 0 के ऊपर देखें तो मेरे पास आंसर क्या निकल कर आया, 1, ठीक। अच्छा जी, 1 के ऊपर भी मेरे पास आंसर कितना निकल कर आया, 1। 2 के ऊपर मेरे पास 0/0 की फॉर्म आ गई। अच्छा मैं 3 देता हूँ ना, तो 3 - 2 1, 3 - 2 1, 1 डिवाइड बाई 1 भी 1, तो कुछ ऐसे आ गया। 4 के ऊपर भी 1 आएगा, आपने देख लिया होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ 1 है ना, तो इसकी वैल्यू, तो अगर मैं इसकी लाइन्स को यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अगर मैं लाइन को यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करूँ, अगर ये स्ट्रेट लाइन बन जाए तो अच्छा होगा। चलें
ये इसके ऊपर भी 1 आया था ना। अगर मैं इन लाइंस को यहाँ पर मिलाऊंगा बेटा, यहाँ पर मेरे पास अनडिफाइंड है ना, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैंने इसे छोड़ दिया। ठीक, समझ आ रही है मेरी बात? चलो अब देखो आगे, ये पॉइंट्स को बनाया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इस फंक्शन यहाँ से इस तरफ से मैं 2 के करीब जा रहा हूँ, मैं, मेरे पास आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो यहाँ पर भी 1 आ रहा, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। अगर मैं इस तरफ से आ रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, सिमिलरली यहाँ पर 1। क्या मतलब? एक्सेप्ट 2 के बगैर, 2 को छोड़कर मुझे हर वैल्यू के लिए आंसर कितना दे रहा है? 1। मुझे हर वैल्यू के लिए आंसर कितना दे रहा है? 1। इसका मतलब है कि 1.9999 के ऊपर मुझे आंसर क्या है? इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2। अच्छा, 1.999999 लिखते जाओ, उसके ऊपर भी मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? 2। क्यों? जब एग्जैक्टली 2 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा, एग्जैक्टली 2 के ऊपर डिफाइन होगा। यहाँ पर देख लो 1.99 तो 2 के बराबर नहीं, तो इसका मतलब है ये इस जगह। अच्छा, जब मैं इधर से आता हूँ, इधर से 2.1 के ऊपर भी मेरे पास क्या होगा? डिफाइन होगा, और आंसर कितना निकल कर आएगा? 1। 2.01 के ऊपर ही मेरे पास आंसर कितना निकल कर आएगा? 1। इक्वल नहीं है बेटा, ये निकल कर आएगा। इसी तरीके से 2.000001 उसके ऊपर ही मेरे पास आंसर कितना निकल कर आएगा? 1। आप देख सकते हो कि मैंने 2 तो पुट नहीं किया, जब भी 2 पुट करूंगा तब मेरे पास 0/0 की फॉर्म आएगी, जब 2 पुट नहीं करूंगा मेरे पास आंसर क्या निकल कर आएगा? 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ when I am approaching to 2 from this side, I am getting the answer 1. Similarly, when I am approaching to 2 from this right side, I am also going to 1. क्लियर हो रहा है बेटा? मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ? 1 की तरफ। तो मैं कहूँगा कि जब मैं 2 की तरफ पहुँच रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? 1 निकल कर आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 2 के ऊपर कितनी है? 1 है। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा, देखिएगा जरा यहाँ पर, मैं लिखूंगा लिमिट ऑफ f of x when x is approaches to 2 is 1। ठीक, क्यों? मैं यहाँ से 2 की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ से भी आंसर 1 आ रहा है और यहाँ से भी आंसर 1 है, तो मैं क्या कहूँगा? लिमिट f of x when x approaches to 2 is equal to 1। अब आप एक बात देखें, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पर मैंने ये नहीं कह रहा बेटा कि 2 के ऊपर वैल्यू नहीं। देखो, एक और कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है ना, सर ये एग्जैक्टली आपने इक्वल क्यों डाल दिया है? यहाँ पर इक्वल का साइन क्यों पुट कर दिया? इक्वल का साइन तो नहीं आ सकता क्योंकि 1 तो है नहीं, तो आपने इक्वल का साइन क्यों पुट किया? बेटा मैंने ये नहीं पुट किया कि f of 2 is equal to 1। मैंने ये पुट किया नहीं। मैंने कहा है कि लिमिट ऑफ f of x when x approaches to 2। अब यहां पर एक लफ्ज है हमारे पास approaches to 2। ये जो लफ्ज है ना, ये सारे का सारा खेल यहां पर कर रहा है कि मैं अप्रोच कर रहा हूं किसको? 2 को, तो मेरे पास आंसर कितना निकल कर आ रहा है? 1 निकल कर आ रहा है। ठीक हो गया। चले यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट f of x इज इक्वल टू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। कहता है जब भी x जो है वो 3 नहीं होगा, मतलब 1 है 2 है या कुछ भी है, तो ये वाली मशीन काम करेगी, मतलब x निकल कर आएगा। और जब भी x 3 में पुट करूंगा तो मेरे हमेशा x के लिए मुझे कितना आंसर देगा? 4 देगा। ठीक, चलो जी। अब जब सपोज करो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, मैं ये x लिखा और यहाँ पर क्या मैंने किया? f of x। ठीक, यहाँ पर मैं इसे 0 से वैल्यू देता हूँ, 0 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। माइनस से भी दे सकता था, लेकिन चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 वैल्यू पुट की तो बेटा मेरे पास आंसर कितना निकल कर आएगा? 0 के ऊपर 0। क्यों? 0 जो है एज 0 इज नॉट इक्वल टू 3, 0 3 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाली मशीन काम करेगी, 0 निकल कर आ जाएगा। अब देखो 1 इज नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब है 1 के ऊपर 1 इधर पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? 1। जब मैं 2 पुट करूंगा, और देखो 2 के लिए ये मशीन तो काम नहीं करेगी, 2 के लिए ये मशीन काम करेगी। क्यों? 2 इज नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब है 2 3 के बराबर नहीं है, तो मेरे पास x की वैल्यू है, जिसका मतलब है 2 के ऊपर मुझे कितनी वैल्यू देगा? 2 वैल्यू। देखो ना, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। अच्छा जी, जब मैं एग्जैक्ट 3 पुट करता हूँ, मुझे कहता है कि एट x इज इक्वल टू 3 वी हैव 4। सो मैं यहाँ 3 के ऊपर 3 नहीं पुट कर रहा, 3 मैंने पुट किया तो मेरे पास आंसर कितना निकल कर आ रहा है? यहाँ ये ऊपर 4 निकल गया। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली इसी की बिल्कुल ऊपर ही है ना इधर। ठीक हो गया जी। चले, अच्छा जब 4 पुट करो तो 4 इज नॉट इक्वल टू 3, 4 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये वाली मशीन काम करेगी x वाली, इसका मतलब है 4 के ऊपर भी कितना वैल्यू निकल कर आएगी? 4। अच्छा सर, ठीक हो गया। 5
5 के ऊपर ज़रा देखो, तो 5 के ऊपर मुझे क्या वैल्यू देगी, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो सिमिलरली 5 के ऊपर मेरे पास कितना वैल्यू निकल कर आएगा, सपोज करो यहाँ पर कहीं 5 है। अब क्या हुआ, जब मैं इस ग्राफ को ड्रा करूँगा, अगर इधर से भी ड्रा करके रहूँगा, चूँकि ये लीनियर फंक्शन है तो एक लाइन बनेगी, यहाँ पर से कुछ ऐसे लाइन बनेगी, यहाँ पर से कुछ ऐसे लाइन बनेगी ना, सीधी ऊपर निकल जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी ये लाइन जो है ना ऊपर हो चुकी है। चले मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूँ, आई होप सो कि इस दफ़ा ये लाइन जो है ना वो करेक्ट लाइन बन जाएगी। ठीक हो गया, इधर से इस तरह। अब देखना ज़रा, यहाँ पर मैंने होल बनाया। होल क्यों बनाया, क्यों, 3 के ऊपर ये आंसर नहीं है मेरे पास, 3 के ऊपर 4 आंसर है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ टूटी हुई जगह है, यहाँ पर एक खड्डा सा बना हुआ है ना, समझ आ गई। 3 के ऊपर ये टूटी हुई जगह है, 3 के ऊपर आंसर 4 निकल कर आता है, ये निकल कर नहीं आता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि फंक्शन की लिमिट क्या है। अब देखना, अब मुझे ये सारा रेज कर लेने दो और आप देखेंगे कि ये कितना फैसिनेटिंग सा ये कॉन्सेप्ट है लिमिट का। देखें ज़रा आप, मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, व्हेन मैं जब जो है ना एक्स को पुट करूँगा 3, मतलब एफ ऑफ 3 कितना निकल कर आता है, एफ ऑफ 3 कितना निकल कर आया, 4। मतलब फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स एट 3 इज इक्वल टू 4, ये निकल कर आया ना, ये निकल कर आया। यहाँ पर हमने पुट करके देखा है, ये 4 निकल कर आता है। अच्छा जी, चलो अब देखो, मैं जूं इधर चलूँगा, 3 को अप्रोच करूँगा, मेरी वैल्यू तू जो है ना ऐसे ऐसे चलेगी। यही बात होगी, किस तरफ चल रही है, इस तरफ। ठीक हो गया। अच्छा जी, और अगर मैं यहाँ राइट की तरफ से 3 को अप्रोच करूँगा तो मेरी वैल्यू यहाँ से चलती चलती किसकी तरफ, ऐसे आएगी। ठीक, अब क्या हुआ, मैं जब 3 पुट करूँगा मेरे लिए आंसर कितना निकल कर आएगा, 4। लेकिन 3 से पहले देखो, यहाँ पर भी आंसर कितना, यहाँ पर आंसर कितना, यहाँ पर आंसर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक छोटी सी बात नज़र आ गई होगी कि मैं 3 को अप्रोच कर रहा हूँ तो यहाँ से ये नंबर भी किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को। और अगर मैं यहाँ से भी अप्रोच कर रहा हूँ तो ये नंबर भी किसको अप्रोच करता जा रहा है, 3 को अप्रोच करता जा रहा है। तो मैं लिखूँगा लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 3 वी हैव आंसर 3। समझ आइए क्या मतलब, जब भी मैं 3 को अप्रोच कर रहा हूँ ना तो इसका आंसर भी ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को। और यहाँ से भी मैं आ रहा हूँ तो मेरे पास जो आप देख सकते हैं इस फंक्शन की जो लिमिट है यहाँ पर वो कितनी निकल कर आ रही है, 3 निकल कर आ रही है। ठीक, तो एग्जैक्टली हमें पता है फंक्शन की वैल्यू एट 3 कितनी निकल कर आ रही है, 4। लेकिन मैं ये लिखता हूँ कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू 3 इज इक्वल टू 3। आई थिंक कि बेटा अब आपको ये लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं कि हम कह सकते हैं वी से दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एल। हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एल है, जैसे मैंने अभी लिखा था लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 3 इज इक्वल टू आई थिंक 3 था, ये लिखा था। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 वैल्यू है। समझ आ गई। तो कहते हैं वी से दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एल एज एक्स अप्रोचेज ए एंड राइट दिस एज, इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए इज एल। अब इसकी अल्टरनेटिव नोटेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स है वो अप्रोच कर रहा है किसको, एल को, एज एक्स अप्रोचेज टू ए। अब ये एक क्वेश्चन है, कहता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द लिमिट, ये गिवन है। इसको यहाँ पर देखें जरा आप बेटा, मैंने उसने कहा कि 2 के ऊपर ना, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 को अप्रोच किया फ्रॉम राइट साइड एंड आल्सो फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक, मैंने 2 को अप्रोच किया फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब मैं जब राइट साइड से अप्रोच कर रहा था तो 2.5 पुट किया तो मेरे पास आंसर 3.4, 2.1 पुट किया मेरे पास आंसर 3.857 कुछ निकल कर आया। 2.01 में 2 के और करीब होता गया तो मेरे पास आंसर 3.98। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3.4 है, 3.8 हो गया, 3.9 हो गया। किसको अप्रोच, अगर मैं यहाँ पर से 2 की तरफ जा रहा हूँ, ये 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 2.001 पुट किया तो 3.998507 हो गया। 2.001, अब मैं 2 के और करीब होता जा रहा हूँ तो ये नंबर 4 के और करीब होता जा रहा है। जो मैं करीब होता जा रहा हूँ 2 के, तो ये मेरा जो फंक्शन है वो जो है ना 4 के अप्रोच कर रहा है। आइए समझ। अब इधर देखो, अब मैं इसको कहता हूँ राइट साइड से अप्रोच करता हूँ, लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूँ 1.5, मतलब यहाँ से मैंने इसको वैल्यू देनी शुरू किया। ये 1.5 है आपके पास। 1.5 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 5 कोई जे निकल कर आई है। ठीक, 1.9 मतलब मैं ये 2 के कहीं करीब पहुँच गया हूँ, 2 के यहाँ से कहीं से वैल्यू दी है तो मेरे पास आंसर 4.0 हो गया। यहाँ पर देखो तो 4.00, 1.999 4.00015 हो गया। और मैं अब देखें यहाँ पर 2 के मैं कितना करीब हो चुका हूँ और मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 4.0000।
तो मैं इस ग्राफ को देखकर और इस बिहेवियर को देखकर मैं राइट साइड से जब अप्रोच कर रहा था, मेरा नंबर 4 का फंक्शन की लिमिट जो है 4 हो रही थी, और जब मैं फ्रॉम लेफ्ट साइड अप्रोच कर रहा था तब भी मेरा ये नंबर है देखें 4 के करीब होता जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इसकी लिमिट कितनी है, 4 होगी है। उसके बाद एक और कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है बेटा, वो वन साइडेड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। यहाँ पर देखें तो मैं कह रहा था कि व्हेन आई एम अप्रोचिंग x2 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड, ठीक। इसका मतलब है कि लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी और राइट हैंड साइड लिमिट होगी, ठीक। तो वी से दैट f of x लिमिट ऑफ f of x इज l एज वी वांट टू क्लोज एंड क्लोज टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड। समझ आ गई मतलब क्या, मतलब कि अगर सपोज करो ये a है तो मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ इधर से, तो कोई फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर जो है वो क्या है आपके पास l है, मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक हो गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी कि वी से दैट लिमिट ऑफ f of x इज l as we want to close and close to a from right side, that is when x is greater than a। मतलब क्या, अगर यहाँ पर x है तो अब जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी जो x a अगर ये a है तो ये वैल्यू सारी इससे बड़ी होंगी ना। तो मैं यहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये इसकी लिमिट है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी और एक राइट हैंड साइड लिमिट होगी। अब किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट किस वक्त करती है ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ फंक्शन f of x व्हेन x अप्रोचेस टू a विल एग्जिस्ट ओनली, और वो l होगी अगर उसकी लेफ्ट और राइट और लेफ्ट हैंड साइडेड लिमिट क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो, और दूसरी बात वो इक्वल हो, l के बराबर हो। मतलब ये बेटा कि मैं यहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ तभी मेरे पास l आ रहा हो, और यहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ तो तभी मेरे पास क्या निकल कर आ रहा हो, l निकल कर आ रहा हो। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए समझाने के लिए एक एग्जांपल ली है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। ये लिमिट्स दी गई हैं, कहता है कि ये इसकी वैल्यू भी फाइंड करके दो, इसकी वैल्यू भी फाइंड करके दो। अब g of x मुझे डिफाइन किया गया, अब g of x को मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है बेटा। देखें ज़रा, सपोज करें ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक। अब देखें ज़रा, ये आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक हो गया भाई, ये 0। अब मैं यहाँ पर नीचे लिख नहीं रहा ना। अब देखो कहता है कि जब भी x 0 से छोटा होगा, मतलब x नेगेटिव होगा, तो मेरे पास आंसर कितना निकल कर आएगा, -1। सपोज करो ये +1 है, ये +2 और ऐसे, और ये -1 है और ये -2 है, ठीक हो गया। चलो बेटा इसको समझना कि ये +1 है, ओके, और इसको आप समझिएगा कि ये क्या है जी, -1 हो गया। अब देखो जब x की वैल्यू -1 होगी और -1 इज स्मॉलर देन लेस देन 0, तो इसका मतलब है -1 के ऊपर मेरे पास आंसर -1 निकल कर आएगा, -2 के ऊपर मेरे पास आंसर -1 निकल कर आएगा। इस तरीके से इन सारी वैल्यूज़ के लिए मेरे पास आंसर कितना निकल कर आएगा, -1। तो अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँगा तो मेरे पास कोई यूँ ग्राफ ड्रा होगा, यही बात हो गई। अच्छा यहाँ पर देखो अब, और अगर मैं 1 के ऊपर मतलब जब भी नंबर 0 से बड़ा लूँगा तो मेरे पास आंसर हमेशा क्या निकल कर आएगा, 1। इसका मतलब है यहाँ से कोई यूँ निकल कर आ गया। अब मुझे कोई पूछे कि यहाँ से मुझे बताओ कि जब मैं राइट हैंड साइड से आ रहा था बेटा, जब मैं यहाँ राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहा था ना, किसको, 0 को, यहाँ पर 0 समझ लो, 0 को अप्रोच कर रहा था। जब मैं राइट साइड से यहाँ से 0 को अप्रोच कर रहा था, मेरे पास आंसर कितना निकल कर आ रहा है, 1। तो मैं कहूँगा लिमिट g ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1, और किधर से, 0 को मैं प्लस राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। सिमिलरली लिमिट g ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ से तो किसको अप्रोच कर रहा है, -1 को, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ क्या 1 और -1 बराबर है, नहीं सर। इसका मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि लिमिट g ऑफ x एज x अप्रोचेस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक बेटा ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अब लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, उनको डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सपोज करो कि लिमिट को अब मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक हो गया बेटा। लिमिट को मैं एल से डिनोट कर लेता हूँ यहाँ पर, चलो इधर मैं लिखता हूँ लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a और फंक्शन f ऑफ x। तो बेटा मैं इसे l से डिनोट करूँगा, L1 से, चलो L से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। लिमिट को ना, ये जो लिखा हुआ है लिमिट, इसे मैं L से डिनोट कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार जो है ना वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखनी ना पड़े। अगर कोई दो फंक्शन है f ऑफ x और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x,
ये ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो जो लिमिट अगर इनकी कॉमन लिमिट हो तो बेटा ये लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगी, अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस हो जाएगी। क्लियर? तो लिमिट उनके ऊपर अलग अलग से क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। अगर ऐसे हो कि कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, तो ये जो कांस्टेंट होगा ना, इसे उठा के बाहर फेंकेगा और लिमिट जो है ना वो किसकी हो जाएगी, फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। ठीक हो गया? अब ऐसे है कि सपोज करो दो फंक्शंस हैं, उनकी प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी लिमिट आ गई, तो क्या हो गई जी, ये पहले की लिमिट सॉरी इनटू लिमिट ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ठीक हो गया? ये प्रोडक्ट ऑफ लिमिट है, ये कांस्टेंट है प्रॉपर्टी, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। सिमिलरली अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स और इनकी लिमिट है, तो मैं कहूँगा कि ये जो लिमिट है ये एफ ऑफ एक्स की लिमिट डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ जी एक्स व्हेन जी ऑफ एक्स एंड लिमिट जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली आगे मैं इसे यूँ भी लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई लिमिट, चलो मैं ये कैपिटल एल से नोट कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पर उसकी पावर एन है, तो लिमिट फिर भी यहाँ भी घुस जाएगी ना, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स और क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक हो गया? सिमिलरली कोई हमारे पास कांस्टेंट है, सपोज करो एक सी है और लिमिट उसकी है, तो लिमिट उसका क्या बिगाड़ेगी, वो सी ही रहेगा। ठीक हो गया ना बेटा? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। तो इवेल्युएट दी फॉलोइंग लिमिट्स। अब कुछ बातें आप यहाँ पर अपने माइंड में बिठा लें बेटा। चलो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट को मारो गोली, यहाँ पर कुछ चीज़ देख लो। जो पोलिनोमियल जो अगर जो है ना लिमिट किसी फंक्शन की हो, हम उसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अनटिल हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन ना बनकर आ रही हो, 0/0 और 1/0 या कुछ ऐसी सिचुएशन ना बन के आ रही हो ना, तो हम उसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। चलो ऐसे देखो, इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, कहता है कि फाइंड द लिमिट, क्वेश्चन है कि इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। पार्ट नंबर 1 है, कहता है लिमिट x² + 3x - 7 व्हेन x अप्रोचेस टू -2। तो क्या हो जाएगा ना, ये लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x² की लिमिट हो जाएगी, प्लस वही पहली प्रॉपर्टी यूज़ की है, प्लस हो रहे हैं तो प्लस, अब कांस्टेंट को बाहर फेंकेगा और क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ऑफ, अच्छा x हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू -2 ऑफ 7। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई कर दो तो क्या निकल कर आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 माइनस कांस्टेंट की लिमिट कितनी होगी, 7। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 - 3 2 = 6 -7। अब 4 - 2 कितना हो जाएगा, -2, 4 - 6 -2 और -2 - 7 कितना निकल कर आ गया, -9। ये मेरे पास बेटा आंसर निकल कर आ गया इसका। अब इस क्वेश्चन को देखो ज़रा, यहाँ पर भी देखो दोनों प्रोडक्ट्स हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ x + 5 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ 2x - 7। अब ये लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ x प्लस, अब मैं जो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो मैं इसे डायरेक्ट क्या लिख लिया, 5 लिख लिया, इनटू लिमिट 2 बाहर फेंक देगा, x अप्रोचेस टू -2 ऑफ x और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 7। क्यों, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट की लिमिट चेंज वही रहेगा कांस्टेंट जब अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x की जगह पर 3 आ जाएगा, 3 + 5 इंटू 2 इंटू, अच्छा ये 3 पुट करो बेटा, 2 इंटू 3 -7, 3 + 5 करूँगा 8 निकल कर आ जाएगा, 3 2 = 6, 6 - 1 इज -7 इज -1, सो आवर आंसर इज -8। सिमिलरली यहाँ पर z की जगह पर सब मैं 1 पुट कर लूँगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट z अप्रोचेस टू 1 और ऊपर क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाले की लिमिट, अच्छा, डिवाइडेड बाय z² + z प्लस 3 -3 डिवाइडेड बाय लिमिट z अप्रोचेस टू 1 ऑफ z + 1। अब सीधी सी बात है, जहाँ पर z है वहाँ पर 1 पुट कर दो, 1² + 1 -3 डिवाइडेड बाय 1 + 1। बेटा ऊपर देखें तो लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 - 3 कितना निकल कर आ गया, -1 और 1 + 1 कितना निकल कर आ गया, 2। तो मेरे पास आंसर निकल कर आ गया -1/2। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखें, लिमिट अप्लाई करूंगा, ये 1/x तो 1/4 हो जाएगा, प्लस
3/4 -5 करूँगा तो मेरे पास ये कुछ निकल आएगा 1/4 -3/1 हो जाएगा ना। तो एलसीएम लेकर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली इसको भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखो ना, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, अप्लाइंग लिमिट्स। लिमिट्स अप्लाई करो बेटा तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर रूट -1 डिवाइड बाई 1 -1। ऊपर भी आ गया 0, नीचे भी आ गया 0। ओहो हो, हमारे लिए मुश्किल बन गई, हमारे लिए परेशानी बन गई ना, हमारे लिए परेशानी बन गई। अब क्या करेंगे सर? तो अब कुछ भी नहीं करेंगे बेटा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे थे तो मैंने आपसे कहा है कि पहले तो क्या करेंगे, लिमिट को डायरेक्ट पुट कर लेंगे जब हमारे पास मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर ये हमारे लिए बैड नंबर है, मतलब ये हमारे लिए बैड नंबर है, बैड फंक्शन है किसके ऊपर, 1 के ऊपर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, देखो ज़रा। अब बेटा इस क्वेश्चन को इसको करेंगे ना, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज के लिए क्या करेंगे ना, जो आपके पास नोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे। मतलब क्या, अगर उसके दरमियान प्लस लिखा हुआ है तो उसे क्या कर देंगे माइनस, और अगर माइनस है तो उसे क्या कर लेंगे, अगर माइनस है ना बेटा तो उसे क्या बना लेंगे, प्लस बनाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। मतलब क्या सर, ऐसे देखो, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x -1 ओवर x -1 मल्टीप्लाई किया किससे बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ x, इधर बीच में माइनस है, ऐसे मैं क्या कर लूँगा +1, और नीचे भी क्या कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ x +1। अब देखो ज़रा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि a माइनस बी, देखो इसे देखो, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x -1 और ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x +1, मतलब a -1 और a +1। अगर a -1 और a +1 हो तो मैं इसे लिखता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x +1। आइए उसको बेटा ये क्लियर हो गया होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या बचा, लिमिट x गोज टू 1 x -1 डिवाइडेड बाय ये क्या बचा बेटा, x -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x +1। अब देखो x -1 से कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 1, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x +1। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा ना, 1 जब डायरेक्ट पुट करता हूँ तो मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है 1 +/1। देखो ना, स्क्वायर रूट की x की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 ही निकल कर आएगा। आंसर कितना निकल कर आ गया 1/। आइए अब सो बेटा कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 1/3 -1/3 मतलब 0 आ गया, और नीचे भी क्या आ गया 0। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, देखो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, मैं ये x को 1 अगर कॉमन लूँ तो 1/x होगा ना, तो 1/x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/x + 3 -1/3, यही लिखा हुआ है, सेम चीज़ लिखी हुई है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ये देखो ये जो है ना, ये असल में ये ऐसे है कि 1 इस सारे के साथ है और नीचे कहीं x है, ठीक है ना, ये मतलब ये ऊपर ही है, मैंने इसे थोड़ा सा बाहर करके लिखा है, ठीक हो गया। ये देखें ज़रा बेटा, ये ना आपको हो सर के अब इसको ज़रा अंदर अगर मल्टीप्लाई करें ना तो मेरे पास आंसर कुछ, मैं सिर्फ इसको ऐसे लिखा है कि 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक हो गया। ये मतलब ये जो ऊपर वाली टर्म है ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है। एलसीएम लो बेटा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 और ये डिवाइडेड बाई x, और देखो ये अभी तरह इसका एलसीएम लो ना, इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास कितना निकल कर आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3, देखो ना 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब x + 3 है, इसके ऊपर ये कितना आ जाएगा 3 माइनस ये x + 3 इस 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x + 3। आप कहोगे सर ये उधर ऊपर किधर जा रहे हो, तो देखो ज़रा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1/x इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस x प्लस इंटू माइनस -3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो ये +3 -3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 -x। अब देखो ये नीचे 1/x है कि नहीं बेटा, x है, और साथ में अच्छा इधर देखो ज़रा, सॉरी ये लिखा हुआ है 1 ओवर ये सारे का सारा x, और ये लिखा हुआ है बेटा क्या -x डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब -x इस x से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास क्या बना -1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 3, और साथ में क्या आ जाएगा लिमिट व्हेन x अप्रोचेज टू 0। अब 0 पुट करके देख लो क्या बनेगा ना, 0 पुट करूंगा तो क्या बनेगा -1 3 इंटू 0 प्लस 3 क्या निकल कर आया -1 डिवाइडेड बाई 3
इंटू 3, आंसर कितना निकल कर आ गया -1/9। सिमिलरली आई थिंक कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ बेटा। अब आपने पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर में कि साइन ऑफ 0 किसके बराबर होता है 0 के, और काज ऑफ 0 किसके बराबर होता है 1 के। अप्लाई लिमिट करो बेटा, अप्लाइंग लिमिट्स क्या हो जाएगा ना 1 माइनस साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 0 इसका होल स्क्वायर। आप कहोगे सर जी ये स्क्वायर तो काज का था तो आपने क्यों लिखा है इसे, तो बेटा सुनना ज़रा, अगर काज स्क्वायर ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है कॉज एक्स का होल स्क्वायर। मतलब क्या, अगर काज की कोई यहाँ पर पावर है n, अगर कोई पावर n है तो मैं इसे लिख सकता हूँ काज ऑफ एक्स की होल पावर n। हाँ, अगर ये लिखा होता काज एक्स का स्क्वायर तो मैं इसे ये नहीं लिख सकता था काज एक्स का होल स्क्वायर। क्यों बेटा नहीं लिख सकता, उसकी वजह ये है कि ये जो स्क्वायर है ये एंगल का स्क्वायर है ना कि काज का। अब अप्लाई लिमिट किया ना तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ 0 किसके बराबर हो गया 0 के, तो नीचे काज ऑफ 0 किसके बराबर हो गया 1 के, तो आंसर कितना आ गया 1 और 1, तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक हो गया बेटा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 है। आप कहोगे सर ये तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं तो अब क्या करें। अब आपने पढ़ा होगा जो टेन ऑफ थीटा होता है बेटा ये बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इनकी रेशो होती है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 टेन थीटा, टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, और ये होल डिवाइड हो रहा है किससे x से। अब इसको अगले स्टेप में मैं थोड़ा सा अगर सही करके लिखूँ तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय ये जो cos x है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ x के साथ। ठीक। अब इसे मैं और थोड़ा सा अगर अच्छे से करके लिखूँ, क्योंकि मुझे एक रिजल्ट पता है, मैं उस रिजल्ट को यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। वो रिजल्ट ये कहता है बेटा, यहाँ पर लिखता हूँ, रिजल्ट ये कहता है कि लिमिट अगर x अप्रोच कर रहा हो 0 को, हमारे पास आ जाए साइन थीटा ओवर थीटा, तो इसका आंसर कितना आता है 1। अब इसका प्रूफ जो है मैं एक और वीडियो में करने लगा हूँ, अब वहाँ पर आप इसका प्रूफ देख लेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, और व्हेन थीटा अप्रोचेज टू 0 और उसकी लिमिट ले रहे हो तब भी आंसर मेरे पास कितना निकल आएगा 1। तो जब मैं लिमिट से अप्लाई करूँगा ना तो ये लिमिट हो जाएगी x अप्रोचेज टू 0 ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। अब ये सारी की सारी लिमिट मुझे पता है किसके बराबर हो गई 1 के, और ये लिखा हुआ 1 ओवर कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 किसके बराबर हो गया, अभी लिखा आपने ऊपर वाली साइड में देखा था कि cos ऑफ 0 1 के बराबर होता है। आंसर कितना निकल कर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, अच्छा यहाँ पर n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और n भी नहीं है, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, दैट वाज द मिस्टेक। ओके, लिखा हुआ है क्या, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 सीकेंट ऑफ x माइनस 1 ओवर x इंटू सीकेंट x। ठीक। अगर मैं देखो ज़रा, मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ ना, सीकेंट x है, सीकेंट x किसका उलट होता है कॉस का, सीकेंट x किसका होता है कॉस का, रेसिप्रोकल होता है ना, 1 ओवर कॉस x होता है। ठीक। तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस x माइनस 1 इंटू एक्स ओवर 1 ओवर कॉस x। अब देखो जब मैं 0 पुट करूँगा, यहाँ पर 0 पुट करूँगा 1 ओवर कॉस ऑफ 0, तो कॉस ऑफ 0 1 के बराबर, तो ये लिखा हुआ है 1 ओवर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये x जो है ना 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके सीकेंट के साथ, तो मतलब ऊपर भी 0 आ गया नीचे भी 0 आ गया, तो अनडिफाइंड फॉर्म लग रही है। ठीक। लेकिन इसको सॉल्व थोड़ा सा करना है, मैं क्या करता हूँ, देखो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 सीकेंट x ऊपर से कॉमन लो, क्या बनेगा 1 माइनस 1 ओवर सीकेंट x हो जाएगा डिवाइडेड बाय, आप कहोगे सर कि ये इधर डिवाइड बाय सीकेंट x कैसे आ गया, तो चलो यहाँ पर मैं आपको उस स्टेप को भी करके देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए जरा बेटा, चलो जी, ये लिखा हुआ है सीकेंट x माइनस 1। अब 1 के साथ अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक सर, नहीं पड़ेगा। चलो सीकेंट x माइनस 1 इंटू, अब इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ सीकेंट x डिवाइडेड बाई सीकेंट x। क्यों, सीकेंट x से कैंसिल होकर मेरे पास क्या निकल आएगा 1 निकल आएगा, और ये लिखा हुआ है x इंटू सीकेंट x। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेज टू 0 सीकेंट x, अब देखो ऊपर भी सीकेंट x है, कॉमन ले लो, सीकेंट x कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस ऊपर वाला सीकेंट बाहर चला गया, नीचे वाला सीकेंट x रह गया डिवाइडेड बाय x इंटू सीकेंट x। अब ये सीकेंट x इस सीकेंट x से क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा मेरे पास
लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस 1 ओवर सीकेट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ओहो सर, ये तो लिखा हुआ है सीकेट एक्स किसके बराबर हो गया, 1 ओवर काज एक्स के। अगर इसको मैं लिखूं तो काज एक्स बराबर होता है 1 ओवर सीकेट एक्स के। तो सर ऊपर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है क्या, 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ओहो, ये तो अच्छा हो गया। अब बेटा जरा अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस काज ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0। 1 माइनस ऊपर क्या आ गया, काज ऑफ 0 1 के बराबर, 1 डिवाइडेड बाई 0 मतलब 0 डिवाइडेड बाई 0 हो गया। कौन सी फॉर्म आ गई, अनडिफाइंड। ठीक, इसका मतलब है अब हम इसको आगे देखना है बेटा कि क्या ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं, तो आगे अब सॉल्व करेंगे इसे। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, मैं इस स्टेप को आपने जहन में रखना है, मैं बाकी सारा कुछ जो है ना इरेज कर रहा हूँ। ठीक, तो मेरे पास ऊपर बचेगा क्या, मेरे पास बचा था लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। मैं अब रेशनलाइज करूंगा किसको, 1 प्लस कॉज एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉज एक्स से क्या कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा। अब आपको फार्मूला तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि a, इसको मानो ये a है और इसको मानो ये b है। ये लिखा हुआ है a माइनस बी और ये लिखा हुआ है a प्लस बी, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मेरे पास a का स्क्वायर आता है माइनस b का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस कोसाइन ऑफ x। ठीक हो गया बेटा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस कॉज एक्स, एक्स इंटू कॉज एक्स। क्लियर हो गया बेटा। अब ये जो मेरे पास ऊपर बचा है ऊपर मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना बेटा, ये बच गया, और नीचे क्या आ गया x प्लस, चलो x को मैं मल्टीप्लाई नहीं करता यहाँ पर, इससे ज़रा पिछला स्टेप देख लो बेटा, x को मैं यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई नहीं करता, मेरे जहन में एक और पॉइंट आ गया, मैं उसको यहाँ पर अप्लाई करूँगा। क्लियर, कॉस एक्स। अब देखो ज़रा बेटा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, मुझे पता है साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है कि नहीं, और ये कॉस एक्स स्क्वायर को, कॉस इसको उठा के उस तरफ ले जाओ तो मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यही बनता है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा जी, ठीक हो गया सर। इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। जी सर लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये आपके जहन में आ गया, ये किसके बराबर है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है, 1 के। अब लिमिट यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 0। अब देखो इधर थोड़ी सी जगह बची है, मैं इसको लिखूँ, साइन ऑफ 0 किसके बराबर था, 0 के, नीचे 1, और कॉस ऑफ 0 किसके बराबर, 1। तो क्या लिखा हुआ आ गया, 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया, 0। अगर आंसर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट जब x अप्रोच करता है किसको, 0 को, तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, एग्जिस्ट कर गई बेटा। अब 0 लिमिट है, समझ आ गई, मतलब कि इस फंक्शन का चाहे ग्राफ जैसा भी बन रहा था, तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ यहाँ से गुजर रहा होगा। ठीक है, 0 को टच कर रहा था। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है बेटा, लिमिट x approaches to 0 of tan square x divided by x। लिमिट x approaches to 0, tan square को देखो, tan को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ ना, tan x बराबर होता है किसके, sin x डिवाइडेड बाई cos x के। तो अगर इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ऑफ x। क्लियर हुआ बेटा, ठीक हो गया सर। ये तो tan स्क्वायर की जगह आ गया, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x। अच्छा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू
cos स्क्वायर ऑफ x। शाबाश। तो मेरे हिसाब से अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, सर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें अलहदा से। मेरे पास आंसर 1 आएगा ना, x अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर x। अब ये सारे का सारा आंसर मेरे पास कितना है, 1। मैंने आपसे कहा बेटा इसका प्रूफ मैं एक दूसरी वीडियो में जो है ना प्रेजेंट कर रहा हूँ, काइंडली उसे देख लीजिएगा। एक थोड़ा सा लेंथी है, उसको मैं टास्क में शामिल नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं ये सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाए ना कि सर ये क्या हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। अब 1 लिमिट अप्लाई करूँगा बेटा तो साइन x क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ऑफ 0 हो जाएगा। अब मुझे पता है साइन ऑफ 0 0 के बराबर, cos ऑफ 0 1 के बराबर, तो क्या लिखा हुआ है 0, तो इसका मतलब इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई और कितना आ गया बेटा 0। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस लेक्चर की टाइमिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, नहीं तो मेरा इरादा था कि मैं इस लेक्चर को पूरा कंक्लूड करूँगा। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 और उसके बाद कंटिन्यूटी और क्वेश्चन नंबर 5 और देन वी विल, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना इसको देखेंगे। तो आप जो है कल का लेक्चर जो होगा उसको आप उस लेक्चर में से मैं जो है ना कंक्लूड कर लूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा। अगर समझ आई है तो ठीक है, ऐसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर नहीं समझ आई बेटा कोई भी चीज़ तो आप बेटा कमेंट करो। ठीक हो गया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।